नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मंदिर मस्जिद को लेकर पिछले दिनों आप जानते हैं हमारे देश में जबरदस्त तमाशा चल रहा है। चाहे संभल का मामला हो, चाहे दूसरी जगहों का मामला हो, लगातार ये तमाशा चल रहा है कि फलानी मस्जिद के नीचे फलाना मंदिर पड़ा हुआ है, फलानी मस्जिद के नीचे फलाना मंदिर पड़ा हुआ है, उसका सर्वे किया जाएगा। अब हमारे देश में एक एक्ट है, वर्शिप एक्ट जिसको कहते हैं, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं पूजा स्थल अधिनियम। यह वर्शिप एक्ट 1991 का है। पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में यह एक्ट बना था और जिसमें बहुत क्लियर किया गया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस जगह पर पूजा हो रही थी उस जगह पर पूजा होगी, जिस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही थी उस जगह पर नमाज पढ़ा जाएगा। किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग का, किसी भी धार्मिक बिल्डिंग का जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं किया जाएगा। यह एक्ट बनाया गया था 1991 में, बाकायदा लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है, उसके बाद यह हमारे संविधान में शामिल हुआ है। लेकिन कुछ लोग कोर्ट गए हुए हैं इस वर्शिप एक्ट को लेकर कि यह वर्शिप एक्ट हटाया जाए। इसी वर्शिप एक्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना, जो हमारे सीजेआई हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने टिप्पणी की और वो बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की जो फिलहाल देश में एक बड़ी भूमिका, बड़ा रोल निभाने वाली है। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी मस्जिद के नीचे ये जो मंदिर तलाशने के लिए सर्वे करवाए जा रहे हैं उस पर फिलहाल रोक लग गई। कोई भी कोर्ट इस तरह के मामले ले नहीं सकेगा, यानी कोर्ट में कोई मुकदमा दर्ज करने जाएगा तो लोअर कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अगर पहले से एक्सेप्टेड है तो उस पर मुकदमा चल नहीं पाएगा, और अगर सर्वे का आदेश दे दिया गया है तो सर्वे नहीं होगा जब तक वर्शिप एक्ट पर फाइनल कोई फैसला आ नहीं जाता है। आप जानते हैं कि चाहे आगरे की फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह हो, जौनपुर की अटाला मस्जिद हो, बदायूं की शमशी जामा मस्जिद हो, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो, धार की कमल मौला मस्जिद हो, राजस्थान का अजमेर शरीफ दरगाह हो, चिकमंगलूर में बाबा बुदनगिरी की दरगाह हो, दिल्ली का कुतुब मीनार हो, मैंगलोर की जामा मस्जिद हो, वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद हो, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद हो, या फिर संभल की जामा मस्जिद हो, इन सब को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। इस विवाद पर चलूंगा, लेकिन उसके पहले संभल से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है और जो राहत देने वाली खबर है। संभल में आप जानते हैं गोलीबारी हुई थी जिसमें 5 लोग मारे गए थे। राहुल गांधी वहां जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया। उसके बाद संभल के जो पीड़ित हैं वो राहुल गांधी से घर आके मिले थे। कल भी एक किस्सा हुआ, कश्मीर में श्रीनगर के जो सांसद हैं एनसी के, वो जाना चाहते थे संभल तक तो पहुंच गए, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उनके घर नहीं जाने दिया गया। फिर वो संभल जिले से बाहर आए और संभल जिले से बाहर आकर उन्होंने बुलाया जो संभल के पीड़ित लोग हैं और वो उनसे मिलने गए। बहुत बड़ी बात है ये कि कश्मीर के श्रीनगर का जो सांसद है वो आकर मिलता है और वहीं यूपी के तमाम सांसद संभल जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग, जो लोग मुसलमानों के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं। राहुल गांधी ने वहां जाने की कोशिश की, जब नहीं जाने दिया गया तो कम से कम संभल के लोगों को अपने पास बुला लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता जो वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन संभल के आसपास कहीं दिखाई नहीं दिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की हाईकोर्ट में एक केस किया गया था और यह केस किया था हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन ने। इसमें एडवोकेट थे सहर नकवी और मोहम्मद साहब। इन लोगों ने केस किया था और इस केस में यह मांग की गई थी कि संभल में चूंकि गोलियों से कई लोग मारे गए हैं और पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं, पुलिस ने बाद में कहा था कि हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, तो पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। इस याचिका में कहा गया था कि पुलिस वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई और यह गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं अरुण भंसाली साहब, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने इसको स्वीकार कर लिया। इस जनहित याचिका को खारिज नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया। और इस याचिका को एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि संभल के डीएम साहब, जिला मजिस्ट्रेट साहब, एसपी साहब, जो उस थाने के एसएचओ होंगे और दूसरे जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, उन सबके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जा सकती है, जांच की मांग की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद उनके खिलाफ बड़ी अच्छी जांच हो जाएगी। भाई, जिनको जांच करना है वही लोग तो सब कुछ है।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ी जांच हो जाएगी, ना मैं इसकी टेक्निकलिटीज में जा रहा हूं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कम से कम इतना माना कि संभल में जो गोलीबारी हुई उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। यह अपने आप में बड़ी बात है। अगर यह साबित हो जाता है तो फिर मुआवजे की मांग के लिए ये जो पीड़ित हैं उनके परिवार आगे जा सकते हैं। संभल के मामले में आप जानते हैं, पुलिस ने साफ साफ कहा था कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। फिर जब बात सामने आई तो कहा हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई। और अब जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है तो बहुत सारी हकीकत सामने आ सकती है। जहां कोर्ट से बड़े अजीबोगरीब फैसले आ रहे हैं, वहीं पर संभल का यह फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, संजीव खन्ना साहब ने जो टिप्पणी की है, यह बेहद राहत की बातें हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात आई है तो बाकी सब समझने जानने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज साहब थे यादव जी, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में जाकर अनाप शनाप बातें की थी, सारे देश के सारे मुसलमानों को कठमुल्ला कहा था, यह कहा था मुसलमानों के बच्चे बचपन से जानवरों को काटा हुआ देखते हैं, काटे जाते हुए देखते हैं तो उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं होगी, वगैरह वगैरह। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग हो रही है। मैंने आपको बताया था कि उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। कपिल सिब्बल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में से हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। अब इसका कोई बड़ा असर तो नहीं हुआ है, यादव जी को कोई उनके पद से नहीं हटाया गया है। अभी तक कोई नोटिस मिली है कि नहीं मिली है, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन उनका रोस्टर चेंज कर दिया गया है। उनका रोस्टर चेंज करके पहले जहां वो बलात्कार और यौन अपराधों जैसे मामले को देखते थे, वहां उनको छोटे मामले, उसकी तुलना में अगर छोटे मामले कहा जाए तो छोटे मामलों की तरफ उनको मोड़ दिया गया है। उनका रोस्टर चेंज कर दिया गया। ये जो हाईकोर्ट के जज साहब हैं, ये मार्च 2021 में स्थायी न्यायाधीश के रूप में बने थे, यानी 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये स्थायी जज बने थे, परमानेंट जज बने थे। 2026 में इनका रिटायरमेंट है। अब महाअभियोग प्रस्ताव आता है तो उसमें क्या फैसला होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लग यही रहा है कि यादव जी को अपने 2026 तक की चिंता नहीं है। 2026 में रिटायरमेंट के बाद कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं जिसके तहत ये सारी बातें की हैं। अब लौटते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर। सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर जाने से पहले जरा समझ लेते हैं कि ये वर्शिप एक्ट है क्या। दरअसल 1990 का दौर जिन लोगों को याद होगा, जो लोग मेरी उम्र के कम से कम होंगे या मुझसे थोड़े छोटे होंगे, जिनको 1990s का वो दौर याद होगा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी और उस रथ यात्रा के चलते देश भर में दंगे हुए थे, माहौल खराब हुआ था, सांप्रदायिकता एक नए सिरे से देश के अंदर बढ़ना शुरू हुई थी। वो जिन लोगों को याद होगा, उनको याद होगा कि 1991 में आगे कुछ ऐसा दोहराया ना जाए, आगे कोई इस तरह का मामला ना बने, मंदिर मस्जिद करके देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश ना हो। इसके लिए नरसिंहा राव की जो उस समय की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नरसिंहा राव की थी, वो लेके आई थी वर्शिप एक्ट। अब इस वर्शिप एक्ट में जो बहुत जरूरी चीजें हैं उनको थोड़ा समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि जो हमारे लोअर कोर्ट के जजेज हैं, जो लगातार सर्वे के आदेश दे रहे हैं, वो किस तरह से कानून का पूरा माखौल उड़ा रहे हैं। ये जो वर्शिप एक्ट है, मैंने आपको बताया कि यह कहता है 15 अगस्त 1947 को जो जगह मंदिर थी वो मंदिर रहेगी, जो जगह मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी। राम जन्मभूमि को एक्सेप्शन इसलिए माना गया था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले मामले में, क्योंकि उसका मुकदमा जो था वो 1947 से पहले से ही चल रहा था। वो विवाद 1947 के पहले से ही चल रहा था। उसके जजमेंट के साथ भी यह बात आई थी कि बाकी किसी जगह इस तरह की बात लागू नहीं होगी, जो होना था वो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या मामले में हो गया। अब अगर इस एक्ट को देखें तो इसका जो सेक्शन 4(1) है उसमें साफ लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था वो उसी फॉर्म में बना रहेगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसी का सेक्शन 4(2) कहता है कि अगर किसी धार्मिक स्थल के, किसी भी रिलीजियस प्लेस के स्वरूप के बदलाव को लेकर कोई केस, अपील या अन्य कार्रवाई 15 अगस्त 1947 के बाद किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में लंबित है तो वह केस अपने आप रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे किसी मामले में दोबारा कोई केस या अपील दायर नहीं की जा सकेगी।
यानी 91 के पहले भी अगर किसी ने कोई केस मंदिर को मस्जिद में बदलने या मस्जिद को मंदिर में बदलने के लिए किया हुआ है तो इस कानून के बनते ही वो केस अपने आप रद्द हो जाता है और उस केस में कोई और अपील नहीं की जा सकती। इसका जो सेक्शन 5 है वो क्लियर करता है कि राम जन्मभूमि वाला मामला इसमें नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो विवाद है वो 15 अगस्त 1947 से पुराना है। इसके अलावा कुछ और जगहों पर खुदाई वगैरह की अनुमति दी गई, लेकिन ये जो खुदाई होनी है वो एएसआई करेगी, पुरातात्विक वजहों से किया जाएगा, क्योंकि ये जो जगह हैं जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद है या मथुरा की शाही ईदगाह है, ये एएसआई के तहत आती हैं, ये संरक्षित इमारतें हैं, तो यहां पर रिसर्च पर्पस से कुछ खुदाई वगैरह हो सकती है, बाकी किसी जगह कुछ नहीं हो सकता, ये कहता है कानून। अब मैंने आपको बताया कि यह कानून लागू है। खेल कहां से हुआ? खेल कर दिया हमारे चंद्रचूड़ साहब ने, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते थे। कल भी वो कहीं भाषण दे रहे थे, जब जज थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो भी हर छुट्टी के दिन वो बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, लेकिन कुछ बातें वो ऐसी कर गए, कुछ फैसले ऐसे कर गए जो देश को हमेशा याद रहेंगे, और जो वो जाते जाते परेशान थे कि इतिहास मुझे कैसे याद करेगा, तो इतिहास उनको सबसे पहले एक ऐसे चीफ जस्टिस के रूप में याद करेगा जिन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए रास्ता खोल दिया। हुआ यह था कि सुनवाई के दौरान उन्होंने यह कहा कि पूजा स्थलों का जो स्ट्रक्चर है, जो स्वरूप है, वो नहीं बदला जा सकता, लेकिन सर्वे पर रोक लगाने की बात नहीं है। चलिए, टेक्निकली जाहिर है जज साहब जितना कानून जानते हैं, मैं तो उसका 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं जानता, वो तो कानून के एक्सपर्ट हैं। तो टेक्निकली अगर उन्होंने बीच में यह निकाल दिया कि सर्वे करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो टेक्निकली यह सही हो सकता है। लेकिन जरा इसके आगे सोचते हैं, जरा इसका रिजल्ट क्या होता है वो सोचते हैं। अगर किसी मस्जिद को मंदिर में नहीं बदला जा सकता तो फिर सर्वे कराने का क्या मतलब है? मान लीजिए एक घर है जिसके बारे में बिल्कुल साफ है कि इसका नक्शा बदला ही नहीं जा सकता, फिर उसका सर्वे कराने, वहां पर मिस्त्री बुलाने, वहां पर आर्किटेक्ट बुलाने का क्या मतलब है? बहुत सीधी सी बात है कि यह एक साजिश है जिसमें पहले सर्वे कराया जाएगा, सर्वे से कुछ रिजल्ट आएंगे, कुछ रिजल्ट जोड़ दिए जाएंगे। जिस तरह के लोग संभल में सर्वे करने गए और उनके चारों तरफ जय श्री राम का नारा लग रहा था, वो अपने आप में बताता है कि यह सर्वे नहीं, चढ़ाई हो रही थी। तो सर्वे का रिजल्ट आ जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, उसके बाद बरसों लोगों को भड़काया जाएगा कि यहां तो मस्जिद नहीं मंदिर था, ये है वो है, और एक दिन सरकार की देखरेख में एक भीड़ जाएगी और उस स्ट्रक्चर को जमींदोज कर देगी और इस कानून को अंगूठा दिखा देगी। मेरा सवाल आपके समझ में आ रहा होगा, जो लोग सरकार के पक्ष के हैं, जो लोग भक्त अपने आप को कहते हैं, उनसे भी मेरा सवाल है कि ये जो पूरा सर्वे का प्रोसेस है वो किस लिए है? वो अच्छी तरह से जानते हैं, उस तरफ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सर्वे का प्रोसेस है ही इसलिए ताकि मस्जिदों को गिराने, उनकी जगह पर मंदिरों बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। पूजा स्थल जो विधेयक है या जिसको हम वर्शिप एक्ट कहते हैं, वो इस तरह की कार्रवाई पर ही रोक लगाने के लिए था। कोई एएसआई के वो स्थल नहीं है कि वहां पर आप खुदाई करेंगे, कोई आर्किटेक्चर की वहां पर खुदाई नहीं होनी है, कोई इतिहास नहीं तलाशना है। अगर 150 साल से 200 साल से कहीं पर नमाज हो रही है तो वर्शिप एक्ट क्लियर कहता है कि वहां नमाज होती रहे, कोई फर्क नहीं है, और यही बात मंदिर पर भी लागू होगी। अगर बौद्ध जाएंगे ये कहने कि इस मंदिर की जगह हमारा मठ था, यहां पर तो हमारी मूर्ति थी, भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, तो भी अदालत को यही कहना चाहिए कि इतिहास की गलतियां वर्तमान में नहीं सुधारी जा सकती। यह इतिहास है कि बौद्ध मंदिरों को गिराकर मंदिर बने, हिंदू मंदिर बने। यह इतिहास है कि कुछ मंदिरों को गिराकर मस्जिद बने। यह इतिहास है। पूरी दुनिया में यह सब हुआ है कि जो विजेता हुआ है उसने एक दूसरे के पूजा स्थल गिराए हैं। विजेता की छोड़ दीजिए, मैं कश्मीर की कहानी बताऊं। कल्हड़ ने लिखा है कि वहां जो राजा हर्ष था वो मंदिरों को लूटा करता था अपनी अय्याशी के लिए। हिंदू राजा मंदिरों को लूटा करता था क्योंकि मंदिरों में सोना चांदी और बहुत सारा धन हुआ करता था। आज भी जो मंदिर हैं आप जानते हैं, जो बड़े मंदिर हैं वो कितने रिच मंदिर हैं। रोज लाखों का चढ़ावा आता है, जाने कितने किलो सोना और बाकी सारा कुछ आता है। तो ये सच्चाई है कि इतिहास में ये सारा कुछ हुआ है।
लेकिन उसी के साथ एक ये सच्चाई है कि इतिहास को वर्तमान में सुधारा नहीं जा सकता। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि कल को आपको पता चल जाए कि आपके परदादा के परदादा को फलाना के परदादा के परदादा ने मारा था, तो क्या आप फलाना की हत्या करने पहुंच जाएंगे और क्या फलाना की हत्या करके आपके परदादा जिंदा हो जाएंगे? होगा बस ये कि देश के कानून के हिसाब से आपको फांसी लगेगी या फिर आपको उम्र कैद होगा। एक बार फिर से तबाही का सिलसिला शुरू होगा, आप उनको मारेंगे, उनके घर के लोग आपके घर को मारेंगे और यह कभी खत्म नहीं होगा। इतिहास की गलतियों से सीखा जा सकता है। सीख सकता है कोई कि मुकदमेबाजी में कैसे हमारे परिवार वालों ने तबाह कर दिया केवल अपने मूंछ की, अपने नाक की वजह से जो मुकदमेबाजियां की उसमें घर के घर तबाह हो गए, बैंक खाली हो गया। और उससे यह सीख सकते हैं कि भैया अगर एक हाथ एक बित्ता जमीन का मामला है तो मिल बैठ के सुलझा लीजिए। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो दोनों तरफ तबाही के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। इतिहास से आप सीख सकते हैं कि किसी के मंदिर तोड़कर, किसी का मस्जिद तोड़कर, किसी का बौद्ध मठ तोड़कर कोई धर्म आगे नहीं बढ़ता है। वो सब इतिहास की बातें हो गई, वो सब मध्यकाल की बातें हो गई। आज समय यह है कि मंदिरों मस्जिदों से ज्यादा जरूरी है नई फैक्ट्रियां बने, नए स्कूल बने, नए हॉस्पिटल्स बने, ताकि हमारी पीढ़ियां बेहतर हो सकें। और इन्हीं सब वजहों से पूजा स्थल अधिनियम कानून यानी कि वर्शिप एक्ट लाया गया था। अब इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, मैंने आपको बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए किया है, कहा है 4 हफ्ते का समय दिया है। मैं कानून में नहीं समझता बहुत ज्यादा, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि यह सही है या गलत। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है कि कल क्या किसी भी कानून के लिए कोई कोर्ट में पहुंच जाएगा तो सरकार से जवाब मांगा जाएगा, उसकी याचिका एक्सेप्ट कर ली जाएगी। मान लीजिए कोई पहुंच जाए कि रेप के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं वो बहुत गलत हैं, कोई पहुंच जाए कि महिलाओं दलितों की सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं बहुत गलत हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मान लेगा कि हां वो गलत हो सकते हैं और सरकार से जवाब मांगेगा? होना तो यह चाहिए कि संविधान में जो एक धारा है, संविधान में जो एक कानून है, जो बाकायदा लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, जिस पर राष्ट्रपति महोदय ने अपने हस्ताक्षर दिए होंगे, अपनी सहमति दिए होंगे, और एकदम लीगल प्रोसेस से जो कानून का हिस्सा है उसको संसद या लोकसभा या राज्यसभा में हटाने की बात की जाए, वोटिंग हो, तो वो तो एक प्रोसेस समझ में आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई पहुंच जाए ऐसे कानून को हटाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को एक्सेप्ट कर ले, यह बात कम से कम मेरे गले से नहीं उतर रही है। होना तो यह चाहिए था, शायद जितना मैं जानता हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, जो वकील हैं, उनकी तुलना में कानून की मेरी जानकारी 1 लाख गुना भी नहीं है। मुझसे 1 लाख गुना ज्यादा कानून वो लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई कानून का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जिस समय देश में आग लगी हुई है, कितना अच्छा संदेश जाता अगर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल वो याचिका खारिज कर दी होती, वर्शिप एक्ट पर किसी तरह का पुनर्विचार करने से मना कर दिया होता, बल्कि साथ ही साथ जो टिप्पणी की है और कुछ दिनों के लिए रोक लगाया है, इसको परमानेंट कर देती, एक बार एक फैसला दे देती कि इस तरह के सर्वे के कोई भी आदेश नहीं दिए जा सकते हैं, तो यकीन जानिए कि लंबे समय तक इस मामले में कम से कम देश में शांति हो जाती। जो लोग मंदिर मस्जिद को लेकर बवाल फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के मंसूबों पर पानी फिर जाता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट है, लीगल अथॉरिटी है, अगर उसने कुछ किया है तो प्रक्रिया के तहत ही किया होगा, अगर उसने कुछ किया है तो उसके पीछे उसका अपना लॉजिक होगा। हम तो सिर्फ यह उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की सरकार अपने संविधान के इस कानून के पक्ष में अपनी सहमति दे, सुप्रीम कोर्ट से कहे कि इसको किसी भी हालत में हटाए जाने के हम पक्ष में नहीं हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल डिसीजन दे जिससे ये मंदिर मस्जिद वाला जो खेल है, जो मस्जिद गिरा के मंदिर बनाने वाला, या कल को हो सकता है मंदिर गिराकर बौद्ध मठ बनाने वाला मामला चले, इस चीज पर कम से कम रोक लगाई जा सके। और देश में पहले ही जो इतनी सारी हिंसा फैली हुई है, इतना सारा नफरत और इतना सारा विद्वेष फैला हुआ है, उस पर कम से कम इस मामले में रोक लगाई जा सके। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।